नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं देश के सबसे शानदार आधुनिक कृषि विज्ञान केंद्रों में से एक केवीके नासिक में। यहाँ किसानों के लिए ऐसे मॉडल तैयार किए जाते हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि भविष्य की खेती कैसे होने वाली है। काली मिर्ची, मधुमक्खी पालन, अवाकाडो, आम, कॉफ़ी आदि फसलों का आधुनिक खेती का लाइव मॉडल यहाँ देखने को मिलता है। ग्रोसीफाई के सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, यह सिर्फ एक कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, बल्कि किसानों के सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी जैसा है। आज यहाँ हम आपको दिखाएंगे नई तकनीकी और सफल खेती मॉडल जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करे। केवीके नासिक की इस वीडियो सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रमुख डॉक्टर नितिन ठोके सर। सर, ये जो कैंपस है अपना, ये कितने एरिया में है, क्या इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए ना। सर, ये एक्चुअली यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है जी। और ये ओपन यूनिवर्सिटी एक्चुअली बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में किसानों को या कुछ वंचित घटक है उनको शिक्षा देने का काम करता है। अच्छा। और यहाँ के टोटल 150 एकड़ में ये पूरा फार्म फैला हुआ है, जहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थित है। अच्छा। और अपना ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है सर जी। और यहाँ पे ये जो अपना यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है 150 एकड़ में, इसमें सर अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स हमने बनाया है सर जी, ताकि किसान यहाँ पे आए, यहाँ पे खुद सीखे और सीखने के बाद वो यहाँ की जो जितनी भी तकनीक है वो अपने फार्म पे अपनाए। अच्छा। और अपना व्यवसाय में वृद्धि करे और अपना जो उत्पन्न है वो बढ़ा सकता है वहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स बनाए हैं सर। अच्छा। हमारे पास लैब्स है, फिर मधुमक्खी का यूनिट है, अच्छा। बकरी पालन है, अच्छा। मच्छी पालन है, नर्सरी है, ऐसे अलग अलग यूनिट्स सर हमने यहाँ पे बनाए हैं। अच्छा। तो ये पूरे इसमें अलग अलग 15 प्रकार के फलझाड़ भी यहाँ पे लगाए, जैसे आम है, लीची है, नारियल है, ऐसे अलग अलग यूनिट्स हमने बनाए। तो पूरे यूनिट सर हम अभी एक थोड़ा सा इसमें भ्रमण करेंगे, उसका ये करेंगे। सबसे पहले सर हमें ये मधुमक्खी पालन का एक यूनिट है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा जानकारी लेंगे सर। आइए संतोष जी, हम पहले मधुमक्खी विकास प्रकल्प को एक थोड़ा सा भ्रमण कर ले, उसके बारे में जानकारी ले। जी सर, चलते हैं। आइए सर जी। संतोष जी, मैं सर, आपका स्वागत करता हूँ। ये धन्यवाद हमारा सर। कृषि विज्ञान केंद्र का एक मधुमक्खी का यूनिट है सर। यहाँ पे सर हम 2 प्रकार के काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ संवर्धन का काम कर रहे हैं, कुछ संगोपन का काम कर रहे हैं। संवर्धन जो मधुमक्खी जो होती है, डॉर्सेटा हो या अपना फ्लोरी हो, वो हम पाल नहीं सकते सर। अच्छा। तो हमारे इस कैंपस में बहुत ज़्यादा पैमाने पे उनके नेचुरल जो कॉलोनीज है यहाँ पे, तो उसका संवर्धन कर रहे हैं। और 2 जो प्रजाति है वो सेराना है, अपने इंडियन भी बोलते हैं उसको। अच्छा, सेराना। और हाँ, सेराना। और दूसरा जो होता है सर वो डंकहीन माशी बोलते हैं, या उसको कोथी माशी या ट्राइगोना भी बोलते हैं सर उसको। तो उन दोनों का हम यहाँ पे संगोपन कर रहे हैं बॉक्सेस में। तो यहाँ पे हम सारा ये जो कर रहे हैं सर, हमारा मेन फोकस है सर यहाँ पे परागीभवन, पॉलिनेशन करना है सर। क्योंकि हमारे टोटल 150 एकर्स पे अलग अलग प्रकार के फलझाड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। दूसरी ये चीज़ है सर कि पॉलिनेशन का फायदा क्या मिलता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, पॉलिनेशन में क्या हो रहा है सर कि बहुत ज़्यादा केसेस में, अभी नासिक में अगर हम बात करें तो पोमोग्रेनेट ग्रोवर बहुत है जी हमारे। तो पोमोग्रेनेट ग्रोवर्स में क्या हो रहा है कि पोमोग्रेनेट में तो फूल लग रहा है सर जी, लेकिन उसका फल धारणा नहीं हो रही है। अच्छा। फल में उसका रूपांतर नहीं हो रहा है। और उसका मेजर कारण है सर कि यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो रहा है सर। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि ये जो मधुमक्खी की पेटी है जो है वो अपने खेत में रेंट पे ला रहे हैं सर। अच्छा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है सर
कि पॉलिनेशन अगर ना हो तो उत्पाद बहुत घट जाता है सर, उत्पादन नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि इसका जो उपयोग है हम ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन पे कैसा कर सकते हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है सर, नासिक तो अपना प्याज के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे प्याज के बीजोत्पादन करने वाले किसान भी बहुत ज्यादा है। तो अभी प्याज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी है सर, कि यहाँ पे पॉलिनेशन हो नहीं रहा है, और वो जो बीज का जो ये तैयार हो रहा है उसमें सिर्फ 30% यानी कि 30% सिर्फ सीड वायबल है सर। तो किसानों को बहुत बड़ा लॉस उसमें हो रहा है। तो इसलिए पॉलिनेशन पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, और पॉलिनेशन कैसे बढ़ाया जाए, और फिर ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो किसानों तक पहुंचे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 7-7 दिन के हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसानों को अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन पढ़ाने के साथ उनको ये बॉक्सेस का हैंडलिंग भी आना चाहिए कि कैसे मधुमक्खी पालना है, कैसे फ्रेम रखना है, कैसे हमको उसका निरीक्षण करना है, कैसे हमको उसका केयर लेना है वगैरह। तो इसलिए हमने ये सारा सेटअप यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में रखा है, ताकि कृषि विज्ञान केंद्र में जब किसान आए तो वो यहाँ पे आके खुद वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सर जैसे पॉलिनेशन के बारे में बताया कि मान लीजिए 1 एकड़ का अंगूर है या 1 एकड़ का प्याज का सीड तैयार करना हो, तो उसके लिए सर कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी मधुमक्खी के बॉक्स रखना पड़ेंगे, या एक बॉक्स में इसकी क्वांटिटी कितनी आती है सर? इसमें सर क्या होता है कि अलग अलग चीजें होती है कि अगर हमको 1 एकड़ में अगर ये रहता है तो 2 से 3 पेटियां अगर हमारी कॉलोनी स्ट्रांग हो तो सफिशिएंट हो जाती है सर। और उसमें क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है, समझ लो कि प्याज के किसान हैं जो बीजोत्पादन कर रहे हैं, उन्होंने अगर 3-4 पेटियां वो एकड़ में रख दी, या सारे किसान अगर बाजू के रख रहे होंगे तो 1, 2 या 3 पर एकड़ रख दिया और उसमें पॉलिनेशन तो 85% तक सर वैलिड सीड चला जाए। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सर ये जो समस्या आप बता रहे हैं पॉलिनेशन वाली, जैसे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, इस साल से इन फसलों में भी देखी गई। तो लोगों ने ये सब लगाना चालू किया, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आया, वो तो किसानों का फीडबैक रहता है। तो सर जैसे पॉलिनेशन का जो काम है मधुमक्खी, इसके अलावा जैसे ये इसके जो पाँव होते हैं उसमें भी फूल का वो जो चिपक के आता है, उसका भी कुछ उपयोग होता है सर? हाँ, उसमें क्या होता है सर, एक्चुअली जब मधुमक्खी नेक्टर और वो जो पोलन्स लेने के लिए जाती है तो जब वो फ्लावर्स को विजिट करती है तो विजिट करते समय उसके जो पैर होते हैं, पैरों में वो जो परागकण है, जिसको हम पोलन्स बोलते हैं, तो वो पोलन चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद फिर वो मधुमक्खी दूसरे फूल पे जाएगी तो वो परागकण वहां पे कुछ गिरेंगे तो इस प्रकार वो सारा पॉलिनेशन घटता है वहां पे। और वो सारा जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया अगर हो जाए तो मैक्सिमम फ्लावर्स फ्रूटिंग में बदल जाएंगे। दूसरा क्या होता है सर यहाँ पे कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड है, कि जो फ्लावर्स दूसरे कुछ चीज पे डिपेंडेंट है कि वो आए और पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये जो मधुमक्खियां हैं, ये मधुमक्खियां बहुत ज्यादा पैमाने पे काम करती है सर। जैसे कुछ सेल्फ पॉलिनेशन वाली फसलें होती है, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन वाली। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसमें इसका उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा अपने को क्रॉस पॉलिनेशन में मिल जाता है सर। दूसरा सर, अगर कोई किसान जिसे समझना चाहे या यूनिट स्टार्ट करना चाहे तो किस स्तर से कितने लेवल पे वो अपना काम चालू कर सकता है, जैसे बिजनेस के हिसाब से भी, क्योंकि आज के समय में एक बिजनेस मॉडल भी बन चुका है। ये शहद को भी काफ़ी हेल्दी माना जाता है, या आज अगर अपन शेल्फ लाइफ की बात करें तो शहद की जो एक्सपायरी काफ़ी लंबी होती है, और शहद जो होता है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी काफ़ी है। अवेयरनेस है, ये लोगों में खाना चालू किया है। तो सर इसके बारे में थोड़ा जानकारी। उसमें क्या होता है सर, मधुमक्खी अगर हमारे दिमाग में आए तो हमें 2 चीजें इमीडिएटली हमारे दिमाग में आती है कि नहीं, मधुमक्खी ना काटती है और दूसरा मधुमक्खी ना शहद देती है। लेकिन क्या होता है सर, इससे भी आगे जाके बहुत ज्यादा इसके उपयोग भी है। मधुमक्खी से हमको शहद तो मिलता ही है सर, सबको तो आपको पता है, लेकिन पोलन्स भी मिलते हैं हमको। फिर रॉयल जेली भी मिलती है, फिर मेन वैक्स जिसको बोलते हैं वो भी मिलता है। पोलन क्या काम में आता है? पोलन जो होता है सर, वो पोलन्स क्या अभी एक ट्रेंड चल रहा है सर, वो जो शहद होता है, शहद में पोलन्स मिक्स करके पोलन मिक्स हनी बाजार में मिलता है, जिसको लोगों की बहुत पसंद मिल रही है सर इसमें।
तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। रॉयल जेली होता है, वो तो एंटी एजिंग का काम करता है सर। एंटी एजिंग मीन्स ऐसा कहते हैं कि बूढ़ा आदमी भी जवान दिखता है और बुढ़ापा थोड़ा सा लंबा चला जाता है, कि वो थोड़ा यानी कि बाद में आता है जी, अपना ये ज़्यादा होता है। तो इसमें भी अपना रॉयल जेली का यूज़ इसमें किया जाता है। प्रोपोलिस भी इससे मिलता है सर। लेकिन ये सारी अगर चीज़ें देखें हम, तो इसमें सर हमको दो कैटेगरी करने की ज़रूरत होगी जी। एक तो हमको किसान फोकस करना होगा जी, या ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस हमको स्टार्ट करना है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसमें पहले हम आ जाते हैं किसानों के पास। तो किसानों को ज़्यादा ज़रूरत क्या है सर, कि किसानों को अपनी फसल का पॉलिनेशन करना है और उत्पादन बढ़ाना है। तो ये उनकी सबसे ज़्यादा एक ज़रूरत है। तो इसके लिए किसानों को अगर मधुमक्खी का बॉक्सेस रखना है, तो मैं कहूँगा कि शेराना पे जाए, शेराना रखना है और ट्राइगोना रखना है। दो वैरायटी, हाँ दो वैरायटी, दो प्रजाति है। ये दो प्रजाति का उपयोग अगर किसान करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका पॉलिनेशन का फायदा होगा। और दोनों में एक थोड़ा सा ये है कि शहद थोड़ा सा कम मिलता है, शेराना से शहद कम मिलता है, और उससे भी ज़्यादा कम मिलता है अपना ट्राइगोना से। लेकिन मैं जो नया बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, शहद का करना है या पोलन्स का करना है, तो मैं मेलिफेरा जो प्रजाति है, मेलिफेरा पे जाऊंगा। अच्छा। और फिर मेलिफेरा की जो प्रजाति है वो मैं पालूंगा। और उसमें क्या होता है सर, मेलिफेरा में किसान का लिमिटेशन से है कि मेलिफेरा को माइग्रेट करना पड़ता है सर। अच्छा। जहाँ पे ज्यादा फूल लगे हैं या सरसों का कुछ बाग है वहाँ पे वह माइग्रेट करते हैं, वहाँ ले जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे बॉक्सेस वहाँ पे रखते हैं, फिर वो वहाँ पे वो अपना मकरंद निकाल के उसका हनी लेते। तो उसका हनी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है मेलिफेरा का। अभी किसान अगर मेलिफेरा रखेगा तो होता क्या है सर, कि मेलिफेरा किसान रखेगा जी, लेकिन वो माइग्रेट नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि उसमें वो रहती नहीं है, बाद में उसका वो संख्या कम होते होते वो बॉक्स में से निकल जाती है। तो इसलिए वो दो कैटेगरी करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और किसान भाई अगर पॉलिनेशन पे जाना चाहता है तो वो शेराना या ट्राइगोना पे फोकस करें। सर अगर कोई किसान ये बिजनेस चालू करना चाहे तो कितने बक्से से शुरुआत करे, और अपने को एक बक्से के अंदर साल में कितनी बार शहद मिलेगा, और आज जो शहद है मार्केट में क्या प्राइस है जो एक फार्मर को मिलती है? कंपनियों को तो अलग पैकिंग में उनके रेट्स अलग रहते हैं, पर एक किसान को क्या रेट मिल सकता है सर, इसके बारे में जानकारी? इसमें एक है सर, अगर हम शेराना का अगर देखें जो फार्मर्स अपने पॉलिनेशन वाली तो उसको साल में 4 या 5 किलो तक शहद एक बक्से में मिल जाएगा। अच्छा। और वही अगर हम अपना मेलिफेरा पे आ जाए, जो मेलिफेरा एक्चुअली करते ही बहाने के लिए बिजनेस करते हैं, तो मेलिफेरा प्रजाति पालते हैं, तो उसमें हमको 30 या 40 किलो तक हमको एक बक्से में शहद मिल जाता है। तो अलग अलग जो प्रजाति है उनकी अलग अलग शहद इकट्ठा करने की उनकी क्षमता है। तो उसके बेसिस पे हम उसको रख सकते हैं। तो शहद का बिजनेस करना है तो वो बाय डिफॉल्ट वो मेलिफेरा करेंगे। और उसमें एक है कि उसका जो भाव होता है, उसका जो रेट्स होता है, वो रेट्स अलग अलग होते हैं सर जी। उसमें समझो अभी मेलिफेरा की बक्से कुछ सरसों में रख दिए या मिक्स फ्लावरिंग चल रहा है, उसमें से कुछ शहद इकट्ठा कर लिए तो 300-400 रुपये किलो में मिल जाता है। लेकिन वो अगर स्पेशलाइज्ड हो, मीन्स तुलसी का शहद या जामुन का शहद वगैरह, तो ये स्पेशलाइज जब चला जाता है तो उसका रेट फिर से 100-200 रुपये बढ़ता है। तो इस तरह से शहद का जो कीमतें वो ऐसी तय होती है। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, वो पॉलिनेशन के लिए तो रख रहे, पॉलिनेशन तो हो ही रहा है, लेकिन 3-4 किलो शहद वो साल भर में इकट्ठा कर सकता है। सर जो शहद होता है उसकी लाइफ कितने समय तक स्टोर करके उसको रख सकते हैं, इसके बारे में बताइए। शहद में क्या होता है सर कि जब मधुमक्खी शहद तैयार करती है जी, तैयार करने के बाद उसको सुखाती है, अपने अगर लैंग्वेज में बोले तो उसको सुखाती है, तो उसका जो वाटर परसेंटेज है वो 20% से कम करती है जी। तो और उसको फिर कैपिंग करती है, सील करती है।
तो अगर ये ऐसा सील्ड अगर हनी हो तो बहुत साल तक हम उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर वो सील्ड मध नहीं है, रॉ है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़े 1-2 साल में वो थोड़ा सा उसमें फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है और वो खराब हो सकता है। अच्छा, तो ये हमारे जो यूज करने वाले लोग हैं वो कैसा पता करेंगे कि ये रॉ हनी है या नहीं? उसको तो लेबोरेटरी टेस्ट है सर। अच्छा, सारा। लेकिन इसमें बड़ी बात यही है कि शहद में मिलावट ना हो जी, और शहद प्योर हो। तो जनरल तरीका क्या है, आम आदमी कैसे पहचान सकता है? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक कांच के ग्लास में पानी ले लिया, ऊपर से ऐसा एक थोड़ा सा शहद ऐसे कंटिन्यूअसली हम डाल रहे हैं। अगर फैल गया तो वो थोड़ा सा मिक्सिंग है, ऐसे के ऐसे वो सेटल हो गया तो वो ओरिजिनल है वगैरह, ऐसा है। लेकिन लैब में हम टेस्ट करते सकते हैं, और लैब में टेस्ट करने के बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आवश्यकता नहीं है। अगर मिक्सिंग का ही सवाल है तो छोटे छोटे कुछ तरीके हैं, उससे हम उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा सर, जो किसान अगर ट्रेनिंग या ये मधुमक्खी पालन सीखना चाहता है तो अपने केवीके या डिपार्टमेंट द्वारा किस तरह यहाँ से आपसे जुड़ सकता है, आता है क्या, उसकी क्या प्रोसेस रहती है? उसमें एक है सर, यहाँ पे अगर इसकी जानकारी लेनी है तो कोई भी किसान यहाँ पे आ सकता है और कभी भी आ सकता है। लेकिन उसको अगर ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, तो प्रशिक्षण के लिए हमारी कुछ बैचेस रहती है सर। यहाँ पे 7-7 दिन की बैचेस चलती है, जो अपना केंद्र सरकार का नेशनल बी बोर्ड है, नेशनल बी बोर्ड का फंडिंग से यहाँ पे हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे कोई भी किसान हमारे यहाँ पे अगर उनका नाम लिखवा ले तो जब बैच शुरू होती है तो हमारे यहाँ से फोन जाता है कि इस डेट को ये ट्रेनिंग से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन हो जाओ करके। तो यहाँ पे रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, और सारे एक्सपर्ट भी बुलाए जाते हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल उनके सेशंस भी लेते हैं, उनको हैंडलिंग करने के लिए हम कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक थोड़ा सा हमको डर रहता है कि ये काटेगी क्या, हैंडलिंग कैसे करना है, तो ये डर है वो दूर करना है। तो इसलिए वो जैसे हैंडलिंग करेंगे उनका डर जाएगा और वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकेंगे, इसलिए वो प्रैक्टिकल भी यहाँ कर सकता है। तो कोई भी किसान हमको प्रशिक्षण के लिए जुड़ सकता है सर। हाँ, प्रशिक्षण के लिए जुड़ सकता है, मगर अगर विजिट करना चाहे तो वो कभी भी आ सकते हैं सर विजिट करने के लिए। हमारे यहाँ पे ऑफिस टाइम में अगर वो आ जाए तो हमारे यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जो तज्ञ व्यक्ति है वहाँ उनको देंगे। सर, जो नेशनल हनी बी डे आने वाला है 20 तारीख को, 20 मई को, तो उसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसे सर हमने अभी बात कर रहे थे कि ये थोड़ा सा धोखे की घंटा अभी आ गई है कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। हाँ। अभी हम देख रहे हैं कि प्याज के जो बीज उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको प्रॉब्लम है पॉलिनेशन ना होने की वजह से। जो अनार के किसान हैं वो तो रेंट पे पेटियां ला रही है। तो ऐसा ना हो कि बाकी के किसानों को भी वेजिटेबल या फ्रूट्स उनको भी ये समस्या आ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी नेचुरली कुछ कॉलोनीज होती है उनका हम संवर्धन करें, उनको नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा, जो हम पाल सकते हैं उसको पालना है, लेकिन पालने के वक्त क्या है सर कि पूरे गांव को ये सोचना है। क्योंकि मैं अगर अवेयर हो गया कि मधुमक्खी अच्छी है और मैं पेटी रख दूं तो मेरी मधुमक्खी तो आधा 1 किलोमीटर तो से लेनी जाएगी। तो वहां के अगर किसान ने अगर छिड़काव किया तो वो मर जाएगी। तो पूरा गांव अगर थोड़ा सा इस पे सोचे कि हम ब्लू टैग वाली, ग्रीन टैग वाली ये जो है केमिकल्स है उसका छिड़काव करे। छिड़काव कब करे कि 4:30-5 बजे के बाद अगर हम उनका शाम होने के वक्त अगर हम उनका छिड़काव करेंगे तो मधुमक्खियाँ फ्लावर से अपने कॉलोनी में आ चुकी होगी। अच्छा। तो वहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ तब छिड़काव करना है। हमारे सर बायोपेस्टिसाइड है, बायोपेस्टिसाइड का यूज हम इस पे कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में अलग अलग निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्निअस्त्र है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग अगर हम प्रयास करें तो मुझे नहीं लगता कि मधुमक्खी पालने में किसानों को कोई दिक्कत आएगी, और इन ऑल टोटल सर किसानों के उत्पादन बढ़ेगा, क्रॉप कोई भी हो। सर, इसका जो मधुमक्खी का शहद लेने का, कंज्यूम करने का समय क्या रहता है? सुबह कब से शाम कब तक? अभी अगर हम कुछ
लिटरेचर अगर खंगाले जी तो सुबह का जो वक्त होता है, सुबह में जब हमने कुछ खाया पिया नहीं होता है, अच्छा तब अगर हम शहद ले तो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद जी, जी। साबित होता है। अच्छा। दूसरा, ये जो मक्खियाँ होती है, ये फ्लावर के ऊपर शहद लेने कौन से टाइम, सवेरे कितने से कितने जाती है? इसमें क्या टाइमिंग होता क्या है रहता सर? है? हाँ, टाइमिंग का ऐसा सर कि अगर आप बहुत ठंडी है, ठंडी जी। के दिन है, तो वो थोड़ा लेट जाएगी। अच्छा, यानी कि एक जब थोड़ा सा धूप होगा तब वो बाहर निकलेगी जाएगी। और शाम को जल्दी आ जाएगी जब सूरज डूबने को होता है। वैसे अगर हम इसमें समर के सीजन में देखें जी, तो समर के सीजन में थोड़ा अर्ली निकलती है, सुबह जल्दी। हाँ, सुबह जल्दी निकलती है, और दोपहर में बहुत ज्यादा धूप होती है, अच्छा तो उसका एक्टिविटी फील्ड पे कम हो जाता है। अच्छा हाँ, तो वो यहाँ पे काम करती है। जी। तो टेम्परेचर और इसके हिसाब से वो अपना काम का गणित लगाती है। देसी मधुमक्खियों की भी कॉलोनी के बारे में आप बता रहे थे कि फील्ड में होती लोगों को, तो उनको किस तरह से बचाया जा सकता है कि अपन क्या करें कि वो बची रहे, या उनकी संख्या कैसे बढ़े? हाँ, उसमें क्या होता है सर कि छोटी छोटी चीजें हैं कि बहुत आदमी पैनिक हो जाता है जी, कि कभी भी मधुमक्खी का छत्ता देख लिया और फिर पैनिक हो जाता है। तो पैनिक होने की वजह से फिर बोलते हैं कि नहीं, इसको निकाल दो, ये काट लेगी वगैरह। तो हमको ये पैनिक न होते हुए वो हमको कैसे डंक ना करे, वो कैसे हमारे पे अटैक ना करे, उसके लिए हमको क्या करना है कि हम अगर वो हमारा बर्ताव रहा तो वो हमको हानि नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल, और फिर हमारा पॉलिनेशन का काम भी करेगी जी। तो ये जो है ना, ये अवेयरनेस किसानों के बीच आना चाहिए। अगर ये अवेयरनेस आ गया तो ज्यादा से ज्यादा हम संवर्धन कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर हम थोड़ा सा पानी रखे उनको पीने के लिए, जैसे अभी पंछी के लिए हम पानी रखते हैं। दूसरा, कुछ मटके जो होते हैं, वो मटके मिट्टी के मटके अगर हम वहाँ पे टांग दे पेड़ों को, तो जो कॉलोनी डिवाइड होती है, वो डिवाइड हुई हुई कॉलोनी वहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, वहाँ पे आ सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जिससे हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं। जो संवर्धन की चीज है सर, तो उसमें क्या होता है कि मैं पैनिक होके उसको निकालूंगा नहीं, उसका नुकसान नहीं करूंगा, उसको वहां से भगा नहीं दूंगा। तो ये भी हो गया तो बहुत बड़ा काम मुझे लगता है कि पहले स्टेज में होना चाहिए। जैसे जिए और जीने दो, उस तरह की भाषा में हम काम करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सही है, सही। क्या आपको भी मधुमक्खी से डर लगता है क्या? बिल्कुल सर, मधुमक्खी का नाम सुनते ही व्यक्ति को डर लगता है, क्योंकि इसमें भी पॉइजनस होता है जो सूजन लाने का काम करता है। इस कारण भी लोग काफी डरते हैं इससे। संतोष जी, अभी आज एक काम करेंगे, आपका भी डर हम निकालेंगे, इसको हम हैंडलिंग करेंगे, उससे आपका भी डर निकल जाएगा। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है सर। चलो ऋषि, जरा बी व्हील देना सर। ये बी व्हील है जी, ये इनका ये पहनना ये जरूरी होता है हमारे सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो इसको पहन ले। संतोष जी सर, अभी हम जो बक्से रखते हैं जी, बक्से के अलग अलग पार्ट्स है। अच्छा, ये इसको जो है हम तड़पाट बोलते हैं, नीचे वाला इसका ये जी, हाँ? जी, नीचे वाला ये नीचे वाला ये सर। और फिर ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं पिलावल कोठी, यानी कि यहाँ पे सब बच्चे उनके बच्चे और सब हायूज यहाँ पे रहती है। अच्छा, और हमने इस पे 2 सुपर रखे। अच्छा, सुपर मीन्स यहाँ पे मधुमक्खी कंपल्सरीली हनी ही इकट्ठा करेगी। अच्छा, इसमें यहाँ पे अंडे नहीं डालेगी, यहाँ पे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, हनी के लिए? हाँ, हनी के लिए जी। अभी 2 क्यों रखे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हनी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है जी। तो एक में उसको स्पेस कम पड़ रहा था, तो हमने दूसरा ये हनी चैम्बर उसको दे दिया, सुपर बोलते हैं उसको जी। और ये जो है ये टॉप कवर है। अच्छा, ये अभी हम टॉप कवर निकालेंगे और कितना हनी आप पूछ रहे थे सर कि शेराना कितना हनी दे सकती है। बिल्कुल। तो हम अभी इस बक्से में देख लेते कि कितना हनी उसने इकट्ठा किया है। तो ऋषि, इसको मैं बाजू हटाता हूँ, आप जरा वो रुमाल, ये यहाँ पे कंपल्सरी सर हमको यहाँ पे ये रुमाल डालना है। ये आप देख सकते हैं सर। ओह, बहुत ही शानदार।
ये इतना स्ट्रांग हो गया सर, इसको तीसरा भी सुपर दे दे तो भी काम करेगी, इतना ये स्ट्रांग कॉलोनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये कपड़ा रखेंगे सर, ऐसा ऐसा कपड़ा रखेंगे। अभी कपड़ा क्यों रखना है सर जी, कि यहाँ पे अंधेरा रहे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कपड़ा निकाले, अगर उसमें उजाला चला जाए तो ये थोड़ा सा अटैकिंग मोड पे आ जाए। अच्छा, अटैक कर जितना वो उसमें अंधेरा रहेगा उतना कूल रहेगी। तो इसलिए हम इसको ये कपड़ा डालते हैं। फिर हम यहाँ पे एक आपको निकाल के दिखाते हैं। ऋषि, इसको ये हाई टू लो और निकालो तो इसको जाओ। ये देख रहे हैं सर आप, इसमें पूरा कैप्ड हनी देख रहे हैं सर आप। मैं जो बोल रहा था, आप हाथ में लीजिए सर, आपको डर निकालना है। यहाँ पे पूरा ऐसा रखो। बिल्कुल सर, कोई डर लग रहा है? नहीं नहीं। हाँ, और हम वहाँ पे भी तो सुरक्षित है, और ये सुरक्षा का हमको ये भी लेना है। बिल्कुल, है ना। लोग तो आप ये जो देख रहे हैं ना सर, यहाँ पे ये जो उनके जो घर है ना, वो देखो सील करके आपको दिख रहा है, पूरा सील है। हाँ, तो ये सील क्यों है? ये सीलिंग बोलते हैं। हाँ, उसको कैप्ड हनी बोलते हैं सर। अच्छा, ये सील कर दिया, हनी पक्का होने वाला। पक्का है इसमें जी। जब तक पक्का ना हो तब तक वो सील नहीं करेगी, उसको सुखाएगी। जब तक वो 20% पानी, उसको 20% के नीचे पानी ना चला जाए जी। ऐसे यहाँ पे 8 फ्रेम है, 8 फ्रेम पूरी भरी हुई है। वैसे ही सर इसमें भी 8 फ्रेम है, इसमें भी पूरा हनी भरा हुआ है। और यहाँ पे उनके बच्चे, अंडे वगैरह सब है। लेकिन ये जो सुपर है, वहाँ पे वो सिर्फ हनी इकट्ठा करेगी, शहद ही रहेगा। इसमें एक ही रानी मक्खी होती है सर एक बॉक्स में? हाँ, ज्यादा होती है ये थोड़ा। यस सर, इसमें क्या होता है कि ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर जी। ये एक बक्सा है, इसको हम एक कॉलोनी बोलेंगे। एक कॉलोनी? यस सर जी। ये पूरा एक कॉलोनी हो गया। एक कॉलोनी में कंपल्सरीली एक ही रानी होंगी। अच्छा, अभी जब ये कॉलोनी स्ट्रांग हो जाती है, अच्छा, तो वो क्या करेगी कि उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी कि दूसरी रानी तैयार हो। अच्छा, क्योंकि हमारा वंश तो बढ़ाना है, तो वंश बढ़ाने के लिए वो दूसरी रानी तैयार करेंगे। अच्छा, जैसे ही दूसरी रानी आएगी, तो हमको तो मालूम है एक कॉलोनी में एक ही रानी रहती है, दूसरी आ गई तो जनरली क्या होता है कि वो जो पुरानी वाली रानी है वो आधा कॉलोनी लेके विस्थापित कर जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी दूसरी जगह, अपनी वसाहत वहां पे बनाएगी। अभी जब वो पुरानी रानी निकलेगी यहां से कि मुझे नया घर बनाना है अभी, तो वो घर ढूंढेगी। तो घर ढूंढने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जी। एक तो नेचुरल हो, दूसरा बारिश का पानी उस पे ना पड़े जी, तीसरा पूरा अंधेरा हो, और चौथा वहां पे कोई शत्रु आके इजीली अटैक ना करे। इसलिए मैं बता रहा हूं सर कि अगर किसान मटके अगर उल्टे करके अपने पेड़ों पे बांध दे जी, तो ऐसे जो कॉलोनी जो भी हमारे नेचुरली है, हाँ, वहां पे जब डिवीजन होगा उसका जी, तो मटके में प्रिफर करेगी वो, और अपने मटके में वो कॉलोनी आएगी। फिर वो मटके में से हम फिर से बॉक्स में हम उसको नया कॉलोनी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमको एक पेटी से दो से चार हम बनाने का बक्से बना सकते हैं मधुमक्खी के। तो ये सारा सिंपल तरीका है ऐसा। अभी क्या होता है कि किसान आते हैं, अरे नहीं वहां पे मधुमक्खी है, नजदीक मत जाओ। अभी जब वो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, ये सारा हैंडल करते हैं, हम दिखाते हैं, देखो ये जो खाता है यहाँ से रानी निकलेगी, ये खाता है यहाँ से नर निकलेगा, ये खाता है वहां से वर्कर भी निकलेगी जी। जब ये अलग अलग जब हम प्रशिक्षण देते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली, सारा डर निकल जाता है सर। आपका भी डर निकल गया होगा। बिल्कुल सर। तो सर एक रानी मक्खी अपने जैसे साल भर में दूसरी रानी बनाती है या 6 महीने 3 महीने, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल का एक कैसा होता है सर जी, इसका जो चलता है, अभी देखो सर बहुत ज्यादा पैमाने पे अगर फ्लावर्स है जी, तो ये कॉलोनी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ना सर, ये बहुत सिस्टमेटिकली चलता है। उसको रानी को संदेश जाता है जी कि आजू बाजू में बहुत सारा फ्लावरिंग है, तो वो अंडे ज्यादा डालेंगे।
सैकड़ों अंडे दे सकती है एक दिन में। ओह, हाँ, तो वो ज्यादा अंडे डालेगी, ज्यादा फिर वर्कर भी आएगा, ज्यादा फिर हनी आएगा। फिर जैसे कॉलोनी स्ट्रांग होगी तो दूसरे रानी को जन्म दिया जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रांग होने के बाद उसको सिग्नल हाँ, जाता है कि समझो कि फ्लावरिंग बहुत कम है, ये वीक हो जाएगा, फिर दूसरे इसमें प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसलिए जितना फ्लावरिंग ज्यादा, उतना शहद ज्यादा, उतनी कॉलोनी बढ़ेगी, उतना डिवीजन ज्यादा होगा। ऐसा एक तंत्र इसमें रहता है सर। बिल्कुल सर, जो आपने मधुमक्खी पालन की जो जानकारी दी, ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है और ये संदेश दिया है जो आपने किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत सारी उपयोगी जानकारी रहेगी और उनकी समस्याओं का हल दिया है आपने। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हम अगली यूनिट के लिए चलते हैं। चलिए संतोष जी, अगला यूनिट हम देखेंगे जी। चलिए सर, अभी बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो यश कल्पतरु प्रशिक्षण और प्रक्रिया यूनिट की स्थापना हमने अच्छा, की है। नारियल तेल। हाँ, नारियल, शुद्ध नारियल का तेल हम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। निकालते हैं और ये पूरा केमिकल फ्री होता है। अच्छा। और इसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं जाता है। अच्छा, इसलिए वो जो तेल है नारियल का, वो हम खाने में भी यूज कर सकते हैं। सर यहाँ कैंपस में कितने नारियल के पौधे लगे हुए हैं? यहाँ पे टोटल 2000 नारियल के पेड़ हैं। अच्छा। और सारे नारियल के पेड़ जो है वो बानवली प्रजाति के हैं। अच्छा। हाँ, जो बहुत ज्यादा ऊंचे तक बढ़ते हैं। और सर कुछ पौधों को आपने शिफ्ट भी किया सर, यहाँ से उठा के वहाँ? हाँ हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो वहाँ पे 25 अभी यहाँ पे नारियल के पेड़ थे, 45 तक फीट के थे। जी जी। उसको हमने सिस्टमेटिकली अच्छा। यहाँ से उठा के दूसरी जगह हमने ट्रांसप्लांट किया। और अच्छी बात ये सर, 100% हमने वहाँ पे सक्सेस प्राप्त किया है। अच्छा। आइए सर, अभी अगले यूनिट को विजिट करते हैं। जी सर।